नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदली। 14 सीट पर अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोटिंग। त्योहारों की वजह से बदला शेड्यूल। उत्तराखंड में बस हादसा, 36 की मौत, 6 घायल। कंडम बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से की मुलाकात, मुआवजे का ऐलान। केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव का रण आज, नाम वापसी का रहा आखिरी दिन। प्रचार में जुटे राजनीतिक दल, कांग्रेस को प्रभारी का इंतजार। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री। अब तक 12 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। 17 नवंबर को होंगे कपाट बंद। और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार। 10 जिलों में अगले 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की। इन्हें रामनगर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत दुखद है और भगवान उन परिवारों को शक्ति दे जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजन को खो दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। मरीजों के जल्द ठीक होने के लिए हर संभव सहायता मुहैया करवाई जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के बाद काम पर लौटे यात्रियों से भरी एक बस आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में गहरी खाई में गिर गई, जिसमें उसमें सवार 60 लोगों में से 36 लोगों की मौत हो गई। बहुत दुखद है और जो भी लोग इस घटना में जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय कष्ट आया है उनको ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो घायल है उनके लिए तत्काल समुचित सभी व्यवस्थाएं उपचार की जा रही हैं। कुछ लोगों को जो है यहाँ से एम्स भेजा गया है, कुछ को सुशीला तिवारी और कुछ को रामनगर में, और भी जो भी कहीं हायर सेंटर भेजना होगा तो हम भेजेंगे। हम सभी घायलों के साथ हैं, जो भी जरूरी सहायता है वो दी जा रही है। अल्मोड़ा के मरचूला इलाके में हुई बस दुर्घटना के घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया था, लेकिन सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने सरकार के स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर किए जाने के दावों की भी जमकर पोल खोली। लोगों का कहना था कि घायलों को ना तो यहां पर इलाज मिल पा रहा था और ना ही मरीजों को भर्ती करने के लिए पर्याप्त बेड मिले। इसको लेकर लोगों ने अस्पताल में घायलों का हाल जानने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और सांसद अजय भट्ट को घेरते हुए जमकर नाराजगी व्यक्त की। लोगों ने मांग की कि रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। वहीं लांसडाउन के विधायक महंत दलीप रावत ने भी रामनगर अस्पताल की बदहाल सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता के हित में पीपीपी मोड से हटाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश करी जा रही है कि जो लोग जीवित हैं उनको जल्द से जल्द मेडिकल एड मिले। जो सीरियस हैं उनको हमने रेफ़र करा है और ऋषिकेश उनको रेफ़र किया हमने काशीपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी। कुछ पेशेंट्स हैं जिनसे मैं खुद भी पर्सनली मिला हूं, जिनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जो ठीक हैं अभी, उनको मेडिकल एड मिल रही है। सिर्फ मैं उन परिवारों के साथ जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है उनके साथ संवेदना प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जो मृत हुए हैं उनके लिए 4.5 लाख रुपए की घोषणा करी है और जो घायल उनके लिए 1-1 लाख रुपए की घोषणा करी है। उसी के साथ साथ जो हमारे अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया है और आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो भी अधिकारी इस तरीके से काम करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आज हुआ है वो इर्रिपेरेबल लॉस है, अपूरणीय क्षति हुई है। इसमें भी एयरलिफ्ट तुरंत करके एम्स भेज दिए हैं कुछ पेशेंट, कुछ को सुशीला तिवारी भेज दिया, कुछ को काशीपुर भेज दिया, कुछ का रामनगर में उपचार हो रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना सरकार के एजेंडे पर नंबर 1 पर है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ ये भी अच्छी बात है। लोगों को कुछ बातें पता भी लग रही है ताकि भविष्य के लिए और चुस्त दुरुस्त हो। इसलिए इस समय हमारी प्राथमिकता जो यहाँ पर पेशेंट हैं, घायल हैं, उनको बचाने की है।
ये अत्यंत भयंकर दुर्घटना हुई है, जिसके लिए हम काफ़ी दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं। देखिए, ये बड़ी दर्दनाक घटना है। कुमाऊं और गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है रामनगर, और यहाँ से पूरा तुम्हारा 3-4 ब्लॉक 5 ब्लॉक पूरे रामनगर से जुड़े हैं। और आज हम देखते हैं कि पूरी जो सरकारी व्यवस्था की है, जो पीपीपी मोड की जो अस्पताल है, उसकी पूरी पोल खुलती है। हम देखते हैं कि जो भी जितने मरीज़ यहाँ पर आते हैं सबको सीधे रेफ़र कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमने देखा कि एक एक बेड के अंदर 3-3 4-4 मरीजों को लिटाया गया है। वहाँ जो मृत हैं उनको लिटाया गया है। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना है और इसका हम जो है सरकार से बार बार हमने अजय भट्ट से भी इसी बात को कहा कि इसको पीपीपी मोड से हटाइए। बस दुर्घटना पर सोमेश्वर विधायक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गहरी संवेदना व्यक्त की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस दुखद बस दुर्घटना से स्तब्ध हूं। ईश्वर से मृतक आत्माओं को श्री चरणों में स्थान देने की कामना करती हूं और पीड़ितों के परिजन को ईश्वर इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। ये घटना अपने आप में हृदय विदारक घटना तो है ही। इसके साथ ही दिवाली के उपरांत में इस प्रकार की घटना का हम सबके सामने आना निश्चित रूप से मन बिल्कुल व्यथित है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रशासन से, जिस प्रकार से वहाँ पर घायलों की संख्या है, जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं निःशब्द हूँ कि अपने दुख को किस प्रकार से व्यक्त करूं। इस क्षण प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में वहाँ काम कर रहा है। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुँची हुई है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है और स्टैंड बाई में एयरलिफ्ट की व्यवस्था भी वहाँ पर रखी गई है। देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने दून वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस बार 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जमीन के विवाद और कोर्ट में लंबित मामले इनमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों की शिकायतों को डिजिटल माध्यम से अपलोड किया जाएगा, ताकि ये पता रहेगा कि कौन सी तारीख में किस शिकायत को शिकायत के निवारण की जिम्मेदारी और दी गई थी। चंपावत जिला मुख्यालय के गोलजू मंदिर से कुमाऊं के आराध्य देव गोलजू की 21 दिवसीय गोलजू संदेश यात्रा का आगाज हो गया है। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर जीआईसी चौराहे से होते हुए न्यायकारी देवता गोलू के मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। इस दौरान देवी देवताओं ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। 21 दिवसीय गोलजू संदेश यात्रा का कलश यात्रा के साथ भव्य शुभारंभ हो गया है। इस दौरान कलश यात्रा जीआईसी तिराहे से बालेश्वर मंदिर होते हुए गोलजू मंदिर तक कलश यात्रा के तौर पर निकली। यात्रा संयोजक सतीश चंद्र पांडेय ने बताया कि 21 दिवसीय गोलजू संदेश यात्रा प्रदेश भर के 20 पड़ावों को पार करते हुए 24 नवंबर की शाम चंपावत पहुंचकर संपन्न होगी। इस दौरान देवी देवताओं ने अवतरित होकर भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। आज ये हमारे गोलजू यात्रा का शुभारंभ हुआ है। ये ठीक 21वें दिन 24 तारीख को यहीं पर गोलजू प्रांगण में ही इसका समापन होगा और ये कल यहाँ से यात्रा प्रस्थान करेगी। पहला पड़ाव उसका टनकपुर में होगा और उसके बाद ये है 70 स्थानों पर जाने के बाद ये पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। हमारा इसका उद्देश्य ये है कि अपनी सनातन को, अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मुख्य इसका उद्देश्य है कि हमारा गोलजू का मूल स्थान चंपावत और इसीलिए गत वर्ष 2022 में जब यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई थी तो उसका समापन घोड़ाखाल में किया गया था। तो इस बार हमने थोड़ा सा इस चीज़ को परिवर्तित करके तो चंपावत से प्रारंभ होकर चंपावत में ही इसका समापन का व्यवस्था की है।
रुद्रप्रयाग पंच केदारों में प्रतिष्ठित तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस अवसर पर मंदिर को सजाया गया था। कपाट बंद होने के बाद भगवान श्री तुंगनाथ जी की उत्सव डोली ने स्थानीय वाद्य यंत्रों, ढोल, दमाऊ सहित बाबा तुंगनाथ के जय उद्घोष के साथ प्रथम पड़ाव चोपता को प्रस्थान किया। इस अवसर पर 500 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के अवसर पर अपने संदेश में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा वर्ष में 1,70,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान तुंगनाथ जी के दर्शन किए। बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थापलियाल ने कहा, कपाट बंद होने के अवसर पर उन्होंने भी अपने श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। लक्सर में राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल के पराइस सत्र की शुरुआत आगामी कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसको लेकर शुगर मिल की ओर से लक्सर क्षेत्र के गांव में क्रय केंद्र भी स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं क्रय केंद्रों पर 15 दिन से ज्यादा किसी भी मिल कर्मचारी की तैनाती न किए जाने को लेकर किसानों द्वारा लक्सर गन्ना विकास परिषद से मांग की गई थी। इस संबंध में गन्ना विकास परिषद और गन्ना समिति की ओर से लक्सर राय बहादुर नारायण शुगर मिल को पत्र जारी किया गया है। लक्सर गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि जो एक तौल केंद्र पर तौल बाबू का समय होता है वो 15 दिन का होता है। इससे ज्यादा अगर वह तौल केंद्र पर रहता है तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान किसानों को होता है। उन्होंने बताया कि किसानों की मांग पर उनके द्वारा शुगर मिल प्रबंधन को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। देखिए, मिल प्रबंधन को अभी एक चिट्ठी जारी की है गन्ना समिति से भी और गन्ना परिषद से भी। जो तौल बाबू का जो समय होता है वो एक तौल केंद्र पर 15 दिन का होता है। इससे ज़्यादा अगर वो रुकता है तो वो कहीं ना कहीं किसान के लिए नुकसानदायक होता है। हमने केवल एक ही बात कही है कि कोई भी मिल प्रबंधक को ऐसा ना काम करे जिससे कोई किसानों को समस्या हो। तो एक आदेश जारी हुआ है कि कोई भी तौल बाबू 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा। ये गन्ना विकास परिषद की ओर से और गन्ना समिति की ओर से दोनों से हमने एक चिट्ठी दी। नियम यह है जी, पाक्षिक स्थानांतरण होना चाहिए तौल लिपिक का। और अब की बार हम बिल्कुल तत्पर हैं, हमारे अध्यक्ष भी और हमारे केंद्र कमिश्नर महोदय भी, कि अब की बार इनके पाक्षिक स्थानांतरण होंगे। मेरे द्वारा एक चिट्ठी चीनी मिल को भी लिख दी गई है कि पाक्षिक स्थानांतरण करते हुए हम अभी अवगत कराएंगे कि हमने पाक्षिक स्थानांतरण कर दिए इनके। तो अब की बार ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक तौल लिपिक एक ही कांटे पर रहे, बल्कि हमने ये भी लिखा है कि जिस तौल लिपिक का वो गाँव है उस गाँव में भी तैनात ना हो। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर आज भाजपा कार्यकाल में हर जगह ओवरब्रिज बनने से पहले ही टूट रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर हरिद्वार सांसद, रुड़की विधायक और लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से दोषी है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के पुतले का दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि भाजपा के राज में जो भी निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं उनमें कमीशन खोरी के चलते किसी भी काम में गुणवत्ता नहीं है और अधिकतर निर्माण कार्य बनाते वक्त ही धराशायी हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और विधायक से लेकर निर्माण करने वाले सरकारी अफसर तक की है। हमारी मांग यह है कि सोलानी नदी का पुल 18 महीने से नहीं बना। उसके लिए वैकल्पिक रपटा जो बनाया गया वो पहली बारिश में बह गया। जो पैदल चलने के लिए पुल बनाया जा रहा था वो हल्की सी झोंक नहीं बर्दाश्त करा। आखिर क्वालिटी खराब क्यों लगाई जा रही है? आखिर मौके पे जो है क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? कौन दोषी है? विभाग है, मंत्री है। विधायक जी को ये बताओ कि इस पुल में नीचे से कोई सपोर्ट नहीं थी, ये हैंगिंग ब्रिज है। विधायक जी जो इसके डीपीआर पढ़ो। नहर में जो पानी है बहुत आराम से चलता है। पहले उसका थोड़ा गेट खोला जाएगा, फिर थोड़ा खोला जाएगा, फिर एक गेट पूरा खुलेगा, फिर दूसरा खुलेगा, फिर तीसरा खुलेगा, फिर चौथा खुलेगा। तो जो नहर आपने देखा है जब शुरू से ही ये दशहरे से सूख जाती है और इसकी क्लोजिंग के लिए नहर सफाई का काम होता है। जब बहुत आराम के पानी में ऐसा पुल बह रहा है और ये देखिए तारों का पुल था। तारों के पुल में तो नीचे कोई सपोर्ट दे के ही बनेगा, उसमें तो बीच में पिलर भी नहीं। जब ये ऐसा बौद्धा माल लगाएंगे और भ्रष्टाचारी के अंदर लिप्त रहेंगे, कमीशन खोरी खाएंगे, तो ये शहर किस ओर जा रहा है? ये देश के अंदर कहते कुछ हैं और करते कुछ। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में गोवंश की रक्षा के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे गोवंश जिनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है उनके लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में करीब 72 गौशालाएं बनाई जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां गोवंश की रक्षा के लिए कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत करवाई गई। उत्तराखंड में 3 विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और एनिमल मंत्रालय मिलकर पूरे प्रदेश में गोवंश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके लिए 17.5 करोड़ रुपए भी रिलीज कर दिए गए हैं। आने वाले 5 से 6 महीने में प्रदेश में गौशालाएं तैयार हो जाएंगी। देखिए, हमने उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिन्होंने निराश्रित गौवंश को सपोर्ट करने के लिए, निराश्रित गौवंश को एक घर देने के लिए एक कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई है, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड में 72 नई गौशालाओं के अभी तक हमको डीपीआर आ चुके हैं, हम बनाएंगे। हमने जिले के डीएम्स को पावर दी है कि किसी भी सरकारी भूमि को आप गौशाला के इस्तेमाल के लिए आप उसको प्रस्तावित कर सकते हैं। ये 3 विभाग, अकेले हमारा विभाग नहीं, ये 3 विभाग मिलकर ये काम करेगा। शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय। जो जमीन शहरी विकास के अंतर्गत आएगी उसको शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव आएगा, उसका पैसा वितरण एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगा, देखरेख एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ श्यामपुर के लोगों का गुस्सा फिर फूटा है। लोगों ने क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बिक्री हो रही शराब की पेटियां पकड़ी हैं। शराब पकड़े जाने पर लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा काटा। हालांकि रेस्टोरेंट संचालक लोगों के हंगामे को देखते हुए मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही रायवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। लोगों ने पुलिस पर शराब की अवैध बिक्री करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि शराब की अवैध बिक्री कहां कहां हो रही है पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको सूचना लग गई थी कि यहाँ पर आज इस प्रकार से यहाँ पर शराब के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है, और वो अपने शराब का जखीरे को शिफ्ट करने के लिए उसने जब यहाँ पर गाड़ी लगा रहा था तो शिफ्ट कर रहा था, तो ग्रामीणों ने देख लिया और उसको मौके पे ही उसकी शराब पकड़ी गई। और आपने देखा ही पीछे यहाँ पर जो शराब की पेटियां फोड़ी गई है, और मुझे लगता है कि अंदर भी गोदाम इसका भरा हुआ है। निश्चित ही पुलिस वालों को इसको गोदाम को खोल के इसमें जांच करनी चाहिए। मंगलौर के लेबरहेड़ी में स्थित उत्तम शुगर मिल का आज विधिवत तरीके से उत्तराखंड की सभी मिलों से पहले पेराई सत्र शुरू हो गया। इस मौके पर पहुंचे मिल मालिक लोकेंद्र सिंह लांबा ने बताया कि उनकी चीनी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर है और जिन किसानों से गन्ना खरीदा जाता है उनको भी 1 सप्ताह के भीतर पेमेंट दे दिया जाता है। में जो मेरे क्षेत्र के किसान आए हैं जिनकी मेन भूमिका चीनी मिल चलवाने में रहती है, ये सही माने में तो इस चीनी मिल की लक्ष्मी है। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने बहुमिल समय देके ये सत्र शुभारंभ में इन्होंने अपना योगदान दिया और चीनी मिल अपने सही ढंग से सही समय पे प्रदेश में सबसे पहले संचालन हो रही है। सर पेमेंट को लेकर पेमेंट चीनी मिल पहले पिछले साल जो है भारतवर्ष में पहले सिंगल चीनी मिल है जिसने 7 दिन भुगतान किया है और वही रोटेशन इस साल भी रहेगा। हम 7 दिन पेमेंट करने की भूमिका पूरी निभाते रहेंगे। आज उत्तम चीनी मिल का पेराई सत्र प्रारंभ हुआ है और 1 करोड़ कुंटल का इन्होंने लक्ष्य रखा है और मैं तो ऊपर से कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका पेराई सत्र अच्छा चले। इनका पेराई सत्र अच्छा चलेगा तो किसानों को इसका निश्चित रूप से लाभ होगा और किसान भी उत्साहित हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से चरखियां चल रही थी और उन्होंने परिणाम में किसानों को गन्ना अपना वहां बेचना पड़ रहा था। वो चाहते थे चीनी मिल में डालें, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए आज ये पेराई सत्र प्रारंभ किया है और क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है और हमने यार्ड वगैरह सब देखा है, सब बढ़िया इन्होंने करा दिया है। अभी किसान खुश हैं बहुत। और उत्तराखंड के दुर्गापुर नंबर 2 HDFC बैंक के ठीक सामने चोरों ने 3 घरों में चोरी कर लाखों का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। दुर्गापुर नंबर 2 के शिव कुमार अरोरा 31 अक्टूबर 2024 की रात दीपावली मनाने के लिए अपने पुश्तैनी घर काशीपुर गए हुए थे। बीती शाम को जब काशीपुर से दुर्गापुर नंबर 2 अपने घर पहुंचे तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। शिव कुमार अपने परिवार के साथ जब घर के अंदर घुसे तो घर की हालत देखकर हक्के बक्के रह गए। घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इसके अलावा मनोहर सिंह अधिकारी और लक्ष्मण सिंह के घर पर भी चोरों ने छत पर चढ़कर मंदिर से कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया।
हमने बच्चों के लिए दिवाली पे पटाखे खरीदे थे, दिवाली यहाँ पे मना नहीं पाए, तो फिर हमने सोचा कोई नहीं, बच्चों को अगले वर्ष काम आएंगे वो अगली दिवाली पे। लेकिन वो पटाखे थे वो सब वो चोरी करके ले गए हैं। यहाँ तक कि घर का इन्वर्टर तक चोरी करके ले गए हैं। और अब यहाँ पे अगर लाइट जाती है तो इमरजेंसी के में बहुत ही बच्चों को गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और हम बस प्रशासन से यही कहते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द जितना भी हमारा सामान चोरी हुआ है वो चोरों से वापस कराए। और दिनेशपुर के थानाध्यक्ष से भी हमारा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमें सब कुछ उपलब्ध कराएं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के विरोध में मौन उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, ईसाई अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। हिंदुओं को विशेष तौर पर लक्ष्य बनाकर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र और सर्वधर्म संभाव की ताकतों को शक्ति मिले, इसके लिए दीप जलाकर प्रार्थना की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बांग्लादेश में तमाम अल्पसंख्यकों की हत्याएं हुई हैं, व्यवसाय प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं। प्रतिबंधित संगठन जमाती इस्लामी सरकार और छात्रों की आड़ में ये सब अत्याचार कर रहा है। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और राजनीतिक विरोधियों में डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। अब तक 12,90,842 यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। धाम में हर दिन 10,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। आपको बताते चलें कि जैसे जैसे कपाट बंद होने की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में भगवान धाम में हर दिन तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती देखी जा रही है। भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर बंद किए जाएंगे। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।